वेलकम दोस्तों, एसटीडी विद आईक्यू। ये क्लास 10 के लिए पहली वीडियो होगी जिसमें मैं पढ़ाऊंगा मैथ का ये पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, नंबर से कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ये सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पहली बात दोस्तों, आज से मैं क्लास से अपलोड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा, तो पेपर में कंटेंट या किताबों को अगर मैं देखूंगा तो किताबें बहुत सारी हैं, आप किताब को रेफर करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। मैं एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही पढ़ाऊंगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा सिर्फ इतना सा, अभी स्टार्ट करते समय मैं सारे एक्सपेक्टेड चीज़ों को ही लेके चलूँगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है, सही अप्रोच क्या है, उसको लगाने का सही तरीका क्या है, आपको मैं सारा कुछ बताऊँगा। बस मैं आपसे ये कहूँगा, आप पेन और कॉपी लेके बैठा करिए। हर वीडियो में मैं जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा आप कॉपी में नोट बना के लिखते चलेंगे, क्योंकि रियल टाइम में आखिरी टाइम पे एग्जाम में जब आपका बोर्ड पेपर से 2 महीने पहले बचा होता है तो सिर्फ आप इन चीज़ों को रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं मैं आज आपको क्या पढ़ाऊंगा वास्तविक संख्या में। तो सबसे पहले दोस्तों, रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होती है, आप इसके बारे में समझ लीजिएगा। प्रत्येक संख्या जो एक बिंदु से या फिर प्रत्येक संख्या जो एक बिंदु से या फिर किसी समायोजन के से समूहित हुई या फिर बिंदुओं के समूह से बनने वाली को हम रेखा कहते हैं, और रेखा पर लिखे गए अंकों को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। और जो ये वास्तविक संख्या है ये हमारी 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले दोस्तों हम इसको कहते हैं परिमेय संख्या, और दूसरी क्या होती है, अपरिमेय संख्या। यहाँ से क्वेश्चन बनाए तो नहीं जाते, पर हाँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो मैं जरूर आपको बताऊंगा। एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय, एक होती है आपकी अपरिमेय संख्या। आप देखिएगा दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होती है, यहां से कौन सा क्वेश्चन बनता है वो आपको जरूर याद रखना है, और मैं वही ऑथेंटिक क्वेश्चन बताऊंगा जो यहाँ के बाद वो हर जगह काम आएगा। आने वाले भविष्य में इससे जो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस नंबर सिस्टम से, मैं वो सारा भी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों परिमेय संख्या क्या होती है, आप कॉपी में लिख लेंगे, वह संख्या जिसको परिभाषित किया जा सके या फिर वह संख्या जिसका हम प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण निकाल सके, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से परिणाम ना निकाल सके उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मैं यहाँ लेता हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा कोई भी संख्या, चाहे पूर्ण संख्या हो चाहे जितनी भी संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या हो गई, रिलेशन नंबर हो गई या फिर रियल नंबर हो गए, सारी की सारी क्या होती है, परिमेय संख्या के अकॉर्डिंग आती हैं। या फिर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं दोस्तों, तो आपने सुना होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में जितनी भी नंबर्स आएंगी सारी की सारी परिमेय संख्या होगी। दूसरी बात दोस्तों, आपने पढ़ा होगा वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो Q होता है ये सदैव P से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। पहली बात, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन यहाँ क्या अप्लाई होती है, P डज नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल सही है, पर इसका अर्थ आज तक हमने कभी नहीं समझा। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज होती है। जैसे आपने लिखा दोस्तों 1/2, तो क्या इसको ये फॉलो कर रही है, हाँ सर ये बड़ा है, ये 0 भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको दशमलव में लेके जाऊं दोस्तों तो ये होगा 0.5। अगर इसी के बगल अगर एक मैं संख्या लिखूं 1/3, लेकिन और इसको अगर मैं दशमलव में लेके जाऊं तो इसका दशमलव पॉइंट क्या होगा, 0.333, ये इंफिनिटी तक होगा। अब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ दोस्तों, इन संख्याओं में भी परिमेय अपरिमेय होती है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, वह संख्या जिसको परिभाषित किया जा सके। अगर 0.1 का मान हम पूछेंगे तो सिर्फ इतना होगा, आगे 0 लग जाएगा, इसके बाद इसका मान हम नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते, ये कहाँ तक जाएगा। तो इस वजह से ये कौन सी संख्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या। अब आपका कहना है कि सर जो P/Q के रूप में लिख सके भैया ये भी तो P/Q के रूप में है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा तर्क गलत हो गया। बस आप ऐसा समझिए, वह संख्या जिसे हम परिभाषित कर सके वह परिमेय, और जिन्हें परिभाषित ना कर सके वह अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक और समझाता हूँ दोस्तों। जैसे आपके पास एक छोटा सा नंबर लेता हूँ, मैं कह देता हूँ कि
1/4। आप इसको दशमलव में लेके जाएंगे तो होगा 1/25। इसके आगे अगर आप ले जाएंगे तो कितना होगा 0। अरे आपको दशमलव तो आता है ना भाग करना है, 1 का 4 में दशमलव लगाएंगे 10 भी 2 बार गया, यहाँ 2 आया, यहाँ पर 8 आएगा, फिर इसके बाद 2 यहाँ आएगा 5, 5 और 20। उसी प्रकार लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या भैया मुझे बताइए 0.1/9 का, इस कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि इसको हम ले जाएंगे तो ये कितना जाएगा दोस्तों। देखिए ध्यान से, ये जाएगा 0.11111, 1.9 का मान, और ये हम कहाँ तक जाएगा हमको खुद नहीं पता। इस कारण ये कौन सी संख्या होगी हमारी अपरिमेय संख्या। ये तो ठीक हुआ। अब आपके यहाँ जो इम्पोर्टेंट है उसको जान लीजिएगा कि क्या चीज आपको समझना है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं और वो क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, हर पेपर में आ सकते हैं और आने के चांसेस भी बने होते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखो, जो परिमेय संख्या होती है इसमें एक बहुत बड़ा विवाद आता है 22/7 और एक आता है पाई का। तो पाई का मान अगर हम 22/7 का मान निकालें तो ये होगा दोस्तों 3.4172 ऐसे करके डॉट डॉट करके देखेंगे। अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे तो कुछ समय बाद फिर से ये डिजिट रिपीट होंगी और फिर से अगर आप देखेंगे कैलकुलेटर में करके तो फिर से डिजिट रिपीट होंगी। तो अगर जो संख्या बार बार रिपीट भी होती है वो सारी संख्याएं भी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जो संख्या बार बार रिपीट हो जाए, लेकिन अगर मैं इसका मान करूं तो इसका मात्रक क्या होता है रेडियन, और रेडियन क्या होता है किसी वृत्त के 1 सेंटीमीटर के वृत्त द्वारा 1 अंश चलने, ये पाइथागोरस प्रमेय से आएगा दोस्तों। किसी वृत्त के 1 सेंटीमीटर द्वारा, किसी वृत्त की त्रिज्या के 1 सेंटीमीटर के द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी को ही 1 रेडियन कहते हैं। अब इसका मान फिक्स होता है 0.54, लेकिन आपको ये समझना है ये कैसी संख्या होगी हमारी अपरिमेय संख्या। अब मैं आपको समझा चुका हूँ 22/7 कैसी संख्या है परिमेय और ये कैसी संख्या है अपरिमेय। अब एक और विवाद आता है हमारे सामने कि जितनी भी अंडर रूट की संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं दोस्तों, आपने पढ़ा होगा अपरिमेय संख्या होती है। पर कुछ विवाद यहाँ पर भी है, आप इसको जल्दी से समझेंगे। जैसे मैंने कुछ यहाँ पर लिख दिया है डिजिट, आप ध्यान से समझिए। ऐसी संख्या जिसे हम परिभाषित कर सके, जैसे अगर मैं इसका मान निकालूं तो ये होगा 1.4, लेकिन डॉट 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 डॉट, ये होगा 1.73, फिर डॉट 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 डॉट, लेकिन अगर मैं इसका मान निकालूं दोस्तों कितना होगा 2, और फिर मैं इसका मान निकालूं तो ये होगा 2.2, ये होगा 2.4, अब आगे भी बहुत सारी डिजिट होंगी, ये होगा 2.6 और ये होगा इसके बाद देखो 2. कुछ हमारा छूट गया, 7 छूट गया, यहाँ पर 7 होगा 7, और ये होगा फिर 2.8, फिर 2.9, ये होगा 2.8 और फिर ये होगा 3। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ डिजिट ऐसी हैं जो पूर्ण दिखाई देती हैं। समझिएगा क्या मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। इसका मान जो आया, इसका मान जो आया और इसका मान जो आया, इसमें से अगर आप ध्यान से समझें तो ये दशमलव में, ये दशमलव में, ये दशमलव में नहीं है, और ये भी दशमलव में है, और ये लेकिन ये भी दशमलव में है, ये भी दशमलव में है, ये भी दशमलव में है, पर लेकिन ये दशमलव में नहीं है। तो ऐसी संख्या जिसका अंडर रूट करने पर वह दशमलव में न प्रदर्शित की जाए, कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। जैसे 2, √4, √9, √16, जो पूर्ण वर्गमूल हो, वह संख्या जो वर्गमूल से बाहर निकल सके उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन जो संख्या वर्गमूल में ना निकले या फिर जिनका मान दशमलव में है वो सारी क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये सब कुछ। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी पूर्ण संख्या जिसे हम पूर्णांक कह सकते हैं, थोड़ा सा हटके होगा पूर्णांक संख्या, और एक होगा हमारा भिन्न संख्या। लेकिन दोनों की दोनों क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या होती है। अब जैसे आपने पढ़ा होगा इसमें क्या होगी पूर्ण संख्या में दोस्तों, अभी पूर्ण संख्या में 3 प्रकार की होती है। पहला होती है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है दोस्तों
शून्य, हाँ ये चीज याद रखिएगा दोस्तों, नोट करके कॉपी में लिख लीजिएगा। जो शून्य होता है ये एक परिमेय संख्या होती है, कभी भी डाउट नहीं रखेंगे दोस्तों, शून्य कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, और ये नोट करके कॉपी में लिखेंगे। किसी से भी पूछेंगे उनके पास बहुत डाउट होगा, शून्य कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। उसके बाद धनात्मक पूर्णांक हो गया, और यहाँ क्या आएगा दोस्तों, ऋणात्मक पूर्णांक। अब आपको एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूँ तो ये होगा 1 2 3 डॉट डॉट, ये होगा -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर भिन्न की बात करेंगे दोस्तों, तो भिन्न में जिसको हम परिभाषित कर सके सिर्फ वही भिन्न, जैसे 1/2 1/4 1/8 ऐसे करके। यहाँ पर 1/3 1/5 1/7 1/, इनको डाउट नहीं रखेंगे दोस्तों। और अंडर रूट की जितनी भी संख्या होती है जो पूर्ण वर्ग ना हो, अंडर रूट की सारी संख्या लेकिन वो पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे √4 √216 √144, ये सारी क्या होंगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इसका यूज क्या था, हमने इसको पढ़ाया क्यों आपको, और क्या कारण था कि हम इतनी बड़ी गाथा को पढ़ते हैं। तो गाथा को पढ़ने का सिर्फ एक रीजन है दोस्तों, वो क्या है, न्यूक्लियर। हमारे गणितज्ञ थे यूक्लियस जी, न्यूक्लियस की विभाजन विधि, न्यूक्लियस विभाजक प्रमेय, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय। अब इसी चीज को पढ़ने के लिए हमने इतना स्पेस दिया। आप पहले समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि इन्होंने क्या बताया, डायरेक्ट मैं आपसे बताना चाहूंगा दोस्तों। जैसे आपके पास एक डिजिट है, आपने लिखा 19, और इस 19 को आपको भाग करना है संख्या से जो है 5। जब आप इसे 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 × 3 = 15, यहाँ पर आएगा 3, और यहाँ आएगा तो यहाँ पर आएगा, देखिए फिर से दोस्तों कैमरा यूज हुआ था, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 19, जैसे आपने देखा। अब यहाँ पर एक संख्या है, यहाँ पर एक संख्या है, यहाँ पर एक संख्या है, और यहाँ पर एक संख्या है। इन 4 संख्या को उन्होंने देखा तो कहा ये जो संख्या बीच वाली है ये कैसे बनेगी। अगर आप ध्यान से समझे तो ये बनेगी कैसे, इन दोनों का गुणनफल 5 × 3 प्लस इसका योग। तो उसी संख्या को इन्होंने कह दिया कि ये जो संख्या है ये इनका क्या है, एक नियम है कि जो बीच की संख्या होगी वो तो बाहर की संख्या के योग गुणनफल और शेष के जोड़ से बनती है। और इन्होंने इसको एक नया नाम दिया, इसको कह दिया इन्होंने भाज्य, ये हो गया भाग फल, और ये होगा आपका भाजक, सॉरी देखिए भाजक ही होगा, ये 5 क्या आपका भाजक, और ये क्या होगा आपका भागफल। लास्ट में दोस्तों क्या आएगा आपका शेष फल। अब इसको आप गणित की भाषा में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको समझिएगा। गणित की भाषा में अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो ये होगा a, इसको मान लीजिए ये हमारा a है, ये b है, ये q है, और ये फिर क्या हमारा r। तो ये होगा a = b × q + r। अच्छा, क्या मैं आपसे पूछूंगा, क्या इससे पहले इनसे पहले क्या किसी को ये नहीं पता था? सबको पता था, सबको इसके बारे में पता था कि ये ऐसा होता है, भाज्य बराबर भागफल शेष, भाजक भागफल और शेषफल। लेकिन इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक में इन्होंने इसको पूरा का पूरा वर्णन किया, जिस कारण ये पूरा श्रेय इनके पास जाता है। इनकी पुस्तक का नाम आप लिख लीजिएगा, हो सकता है कि कभी आपसे एक आध नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि उनकी पुस्तक का क्या नाम है। एलिमेंटल दोस्तों इनकी पुस्तक थी एलिमेंटल। इन्होंने इस पुस्तक में इन्होंने इसका पूरा जिक्र किया, जिस कारण पूरा श्रेय इस पूरे प्रमेय का श्रेय इनके पास जाता है। अब कुछ लोगों का मत होता है सर इसमें एक यहाँ पर प्रमेय लिखा होता है, कभी कभी कुछ लोगों के मत में दोस्तों यहाँ लिखा होता है एल्गोरिथम। तो ये भी एक गणितज्ञ थे, बहुत महान गणितज्ञ थे। देखिए हम जितने भी गणितज्ञ की बात करते हैं बहुत ही महान होते हैं, उन्हीं की बदौलत आज हम बहुत अंतरिक्ष में या फिर कहीं पर भी जाते हैं। साइंस का बहुत बड़ा रोल है पर उसके साथ गणित का भी बहुत बड़ा रोल है। तो न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम
तो इन्होंने इसमें क्या योगदान दिया था, ये चीज आप समझिएगा बस। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, जिसको बाद में इन दोनों के समायोजन के कारण ही हमने इस पूरे को पर्टिकुलर नाम दिया न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम। अब इस विधि में होता क्या है दोस्तों, इस विधि में क्या होता है, हम किसी वैल्यू का मासा निकालते हैं HCF, मासा निकालने की प्रमेय ढूंढते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और बताना चाहूंगा कि कोई भी संख्या का मासा निकालने के लिए हमारे पास 3 विधियां होती हैं। पहली होती है भागफल विधि, पहली होती है भागफल विधि, फिर गुणनखंड विधि और फिर न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम विधि। इन तीनों विधियों को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा एक एग्जाम्पल के साथ, और फिर आपका अभ्यास प्रश्नावली अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखना चाहेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।